नमस्कार, जय हिंद। आज से हम भारतीय संविधान की क्लास का शुरुआत कर रहे हैं। चाहे आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या बड़े एग्जाम की, चाहे आप स्टेट लेवल की कर रहे हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी, भारतीय संविधान के प्रश्न आपको हर जगह मिलेंगे, हर जगह दिखाई देंगे। अगर उसको अच्छे से ना पढ़ा जाए तो प्रश्न छूट जाता है। संविधान एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत ही कम संभावना होता है कि आपका प्रश्न छूटे, चाहे कितना भी डिटेल में क्वेश्चन क्यों ना आपसे पूछा जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में, है ना। सब कुछ अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करने वाले हैं और सब कुछ समझते हम लोग चलेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना है कि प्रस्तावना है क्या, किसे कहते हैं। सीधा सा सिंपल सा जान लीजिए। ऐसा बताऊंगा एक बच्चा बच्चा समझेगा। प्रस्तावना देखिए, जैसे कोई पुस्तक है, उस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, अगर आप प्रस्तावना को पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि भैया इस पुस्तक में ये सारी चीजें मिलेंगी। उसी प्रकार से भारतीय संविधान के बारे में भी अगर आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि अगर हम ओवरऑल संविधान को ग्रहण करें, पढ़ें, तो हमको ये सारी चीजें जो है वह मिलेंगी। इसी को प्रस्तावना कहते हैं। ओके, इसे भूमिका भी कहते हैं, इसे उद्देशिका भी कहते हैं। उद्देशिका क्यों कहते हैं आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो प्रस्तावना क्या है ये आपने जान लिया। एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में हमारे संविधान में क्या क्या वर्णित है, उल्लेखित है, उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर? आइए अब बात करते हैं कि सर ये संविधान में आया कैसे, भारत के संविधान में शामिल हुआ कैसे, क्या किसी के मन में विचार उत्पन्न हुआ या कहीं से कॉपी किया गया। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि यह प्रस्तावना जो था यह देखा गया अमेरिका के संविधान में। यहां से एक प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना को सबसे पहले कहां देखा गया। तो एक मिनट, तो प्रस्तावना जो है इसको सबसे पहले देखा गया आपके अमेरिका में। कहां में देखा गया? अमेरिका में। यहां से एक प्रश्न बनता है कि कहां में देखा गया है, तो आप बताएंगे कि सर इसे तो अमेरिका में देखा गया है। ठीक ना, कहां देखा गया है? अमेरिका में। अभी हमने चर्चा किया था कि प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी। क्यों कहते हैं? प्रस्तावना का आधार अगर जान लेंगे तो आपको यह पता चल जाएगा। तो आते हैं तीसरे नंबर पॉइंट पर, जो कह रहा है कि प्रस्तावना का आधार क्या है, मतलब यह प्रस्तावना बना, इसका बेस क्या है, आधार क्या है। तो जान लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, नाम भी लिख लीजिएगा, जवाहरलाल नेहरू। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तारीख लिख देता हूं, एक लाया, जवाहरलाल नेहरू जी ने लाया था उद्देश्य प्रस्ताव, जहां से प्रश्न आपको एग्जाम में बनता है। उद्देश्य प्रस्ताव किसने लाया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना का रूप लेगी। तो बहुत ही खूबसूरत प्रश्न बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया। सिंपल पहला प्रश्न बनेगा, उद्देश्य प्रस्ताव को कब लाया गया। तो अगर आपसे कहे लाने की बात, तो आप बताएंगे कि सर ये लाया तो गया था 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। ठीक है, ले आए, लाए तो, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया, यहां से भी प्रश्न बनता है कि नेहरू जी के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, इसे स्वीकारा कब गया। तो लाया गया आपने देख लिया, अब मैं बता देता हूं स्वीकारा कब गया। लाने की बात अलग है, स्वीकारे जाने की बात अलग है। स्वीकारा गया है 22 जनवरी, डेट याद कर लीजिए, दोनों डेट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1947 आया
दिसंबर में। ले तो आए, स्वीकार कब हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को। अच्छा, ये जान लीजिए कि किसने स्वीकार किया, ये भी प्रश्न बन सकता है कि भैया इसको स्वीकार किसने किया। तो इसको स्वीकार करने वाली जो थी वह थी संविधान सभा। किसने स्वीकार किया? तो सर संविधान सभा के द्वारा इसको स्वीकार कर लिया गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ये सब कुछ लिखते जाइए, डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनता है। यहां पर आपको 4-5 प्रश्न दिख गया होगा, डायरेक्ट उठाएगा प्रश्न एग्जाम में। प्रस्तावना के कौन कौन तत्व हैं, मतलब हम प्रस्तावना क्यों पढ़ें, प्रस्तावना को पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा। तो सबसे पहले तो प्रस्तावना को हम पढ़ ही के देख लेते हैं क्या पता चलता है। हम भारत के लोग, भारत को, मतलब ये जो संविधान है इसका स्रोत क्या है? हम भारत के लोग, क्या है स्रोत? हम ही लोग हैं। तो क्या पता चला आपको कि संविधान का स्रोत क्या है? पहला पॉइंट नोट करिए कि इनके तत्व में 4 तत्व आपको पढ़ना है। पहला तत्व में आपको याद रखना है कि संविधान का स्रोत आपको जानकारी लगता है कि स्रोत क्या है। ठीक, स्रोत के बारे में आपको पता चलता है कि स्रोत क्या है, तो हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता। उसके बाद भारत की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसा है, कैसा देश होगा, इसका भी पता चलता है। देखिए कैसा देश होगा, तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश होगा, समाजवादी देश होगा, धर्मनिरपेक्ष देश है, या राज्य ही कह लीजिए, संविधान में राज्य ही कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य है भारत। तो इसके नेचर के बारे में ही पता चलता है, नेचर यानी कि प्रकृति। तो दूसरे पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें तो दूसरा पॉइंट जो है वह क्या पता चल रहा है? प्रकृति के बारे में, है ना, प्रकृति के बारे में। आगे चलिए, तीसरा क्या पता चलता है भाई? तो तीसरा यह पता चलता है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। जो संविधान बना है संविधान सभा के द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है भाई? तो देखिए मकसद क्या है। मकसद है कि समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक न्याय, विचार और विश्वास, धर्म उपासना की स्वतंत्रता, मतलब न्याय दिलाना, स्वतंत्रता दिलाना, ये समता दिलाना, ये उद्देश्य है। तो आपको उद्देश्य के बारे में भी पता चल गया प्रस्तावना को देखने से ही। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं भैया कि सर उद्देश्य के बारे में भी जानकारी हो गई। प्रस्तावना हम देखते हैं तो हमको उद्देश्य भी पता चलता है। एक पॉइंट और लिखवाएंगे इसमें, चौथा। जब आप पढ़ते पढ़ते आगे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कि दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, यानी कि संविधान लागू होने की तिथि के बारे में भी आपको प्रस्तावना देख। आप पूरा संविधान खंगाल डालिए, कहीं नहीं आपको मिलेगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। कहां मिलेगा? केवल प्रस्तावना में मिलेगा। स्रोत कहीं नहीं मिलेगा, केवल प्रस्तावना में मिलेगा। तो ये सारी चीजें आपको प्रस्तावना देखने से पता चलता है, स्रोत और ये। तो चौथा क्या है कि इसकी तिथि क्या है ना, इसकी क्या है भैया, इसकी तिथि क्या है। ये चारों चीजें आपको इससे समझ में आएगा। क्लियर है? क्लियर है। चले आगे नेक्स्ट पेज पर। अब अगर इसका पीडीएफ जो चाहिए, जो मैं लिख रहा हूं, और ये पूरा होल पीडीएफ, तो कमेंट करिएगा। इसका पीडीएफ जो ये चीजें हैं वो पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी काम कर सकते हैं। आइए अब आते हैं प्रस्तावना में वर्णित न्याय। बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहां पर कि प्रस्तावना में न्याय से संबंधित बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। इसको अच्छे से एकदम समझते हैं हम लोग। जो भी चीजें मैं बता रहा हूं नोट करते जाइए, बहुत फायदा होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना में वर्णित न्याय, जरा सा हम पिछले पेज पर आएंगे और कुछ मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए क्या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आइए, प्रस्तावना में वर्णित न्याय, यहां पर जरा गौर करिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय आपको दिख रहा होगा। एक सामाजिक, दूसरा आर्थिक
तीसरा राजनीतिक। पूछता है कि प्रस्तावना में जो न्याय वर्णित है, कितने प्रकार का न्याय वर्णित है? आपने देख लिया ना कि आप बताएंगे कि सर 3 प्रकार, सर 3 प्रकार। सीक्वेंस भी पूछता है कि जो प्रस्तावना में न्याय वर्णित है उसका सही क्रम क्या है, सही क्रम। तो इसका मैं क्रम लिख दूं तीनों का। तो पहला सामाजिक, ठीक, फिर दूसरा क्रम है इसी में आर्थिक, फिर तीसरा है राजनीतिक। सीक्वेंस में याद करिएगा भाई, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि इसका सही क्रम क्या है, सीक्वेंस। तो इसका मैं एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूं। सामाजिक, एस फॉर सामाजिक, ए फॉर आर्थिक और आर से राजनीतिक। आप अगर सारे याद रख लेते हैं तो आपको संभवतः याद हो जाएगा कि इसका सही क्रम क्या है, सीक्वेंस क्या है। ठीक, पूछता है कि यह जो न्याय है यह कहां से लिया गया है। तो इसको भी नोट करिए कि यह जो न्याय है 3 प्रकार का, यह लिया गया है रूसी क्रांति से। रूसी क्रांति 1917 से इसको जो है वह लिया गया है। यहां तक क्लियर है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। न्याय से संबंधित और भी प्रश्न है, आगे देखेंगे। अब आइए प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता। जैसे आपने 3 प्रकार का न्याय पढ़ा, स्वतंत्रता आप 5 प्रकार का पढ़ेंगे। कितने प्रकार की? 5 प्रकार, 5 प्रकार। कौन कौन? पहला आपको मिलेगा विचार, दूसरा आपको मिलेगा अभिव्यक्ति। क्या मिलेगा? तो सर अभिव्यक्ति मिलेगा। फिर मिलेगा धर्म, विश्वास, उपासना। देखिए कहीं पहले धर्म मिलता है, पहले विश्वास मिलता है, बाद में धर्म, कहीं पहले मिल जाता है ये जो लिखा हूं। तो ये याद रखना है 5 प्रकार का। ठीक है, क्लियर है? नहीं यकीन है? आइए देख लेते हैं हम लोग 5 प्रकार का कौन कौन सा। स्वतंत्रता है ना, तो देखिए पहला विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। ये 5 प्रकार का स्वतंत्रता का आपको उल्लेख है। आइए इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। सीक्वेंस भी आपको याद रखना है। अब पूछता है कि भैया ये स्वतंत्रता, समानता या समता और बंधुत्व, ये जो आदर्श हैं, यह नारा है, कहां से लिया गया? आपने देखा न्याय लिया गया है रूस 1917 से, लेकिन स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जो है वह लिया गया है कहां से? तो यह लिया गया है फ्रांस क्रांति से। फ्रांस क्रांति 1789। तो ये भी आपको याद रखना है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप जान गए कि सर न्याय 3 प्रकार का बता दिए, स्वतंत्रता 5 प्रकार का बता दिए, समता जरा बता दीजिए, समता जरा बता दीजिए। तो समता 2 प्रकार का आपको पढ़ना है, समता 2 प्रकार का। ये सारे प्रश्न आपको हर जगह नहीं मिलेगा। पहला तो आपको मिलेगा प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, और दूसरा मिलेगा, पहला क्या मिल रहा है? प्रतिष्ठा, और दूसरा मिलता है आपको अवसर। यकीन नहीं है? चलते हैं आगे, हम देख लेते हैं इसमें। देखिए प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रश्न यहीं से पूछता है। रटुआ तोता बनने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो 2 प्रकार का आप समता भी देख लिए।
प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बंधुत्व के बारे में पूछता है कि बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहाँ है, हम लोग देखेंगे। देखिए प्रस्तावना में मैं आपको दिखा देता हूं बंधुत्व है, लेकिन प्रस्तावना के अलावा कहाँ है। देखिए बंधुत्व आपको मिल जाएगा प्रस्तावना में, है ना। ये पूछता है कि बंधुत्व और कहाँ है। अभी तो आपने देख लिया कि ये फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखिए क्या कह रहा है। आइए, प्रस्तावना में वर्णित ये तीनों आदर्श कहां से लिया गया है। मैं बता चुका हूं फ्रांस की क्रांति, मैं इसको बता चुका हूं भाई, फ्रांस क्रांति 1789 से लिया गया। अब आते हैं जो मुख्य क्वेश्चन यहां से बनता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं यहां से। प्रस्तावना में संशोधन, बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनेगा। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए 2-3 केस का आपको स्टडी करना पड़ेगा। पहला मामला है बेरुबाड़ी संघ मामला। बेरुबाड़ी संघ मामला 1960। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखो भाई प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है। तो एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछता है कि किस वर्ष या किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जो प्रस्तावना है यह संविधान का भाग नहीं है। तो बताएंगे कि सर 1960 वाला मामला था, बेरुबाड़ी संघ मामला 1960 में, इसमें कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। क्या कहा कि यह संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की उपज है। क्या है? मस्तिष्क की उपज है, भाग नहीं है। इसी मामले में राष्ट्रपति ने 143 अनुच्छेद का प्रयोग करके और सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगा और पूछा, तो ये बताते हैं कि नहीं, भाग उग नहीं है और ये इस तरीके से है, उपज है बस मस्तिष्क की। यहां तो मामला क्लियर हो जाता है। 13 साल बाद यानी कि केशवानंद भारती मामला आ रहा है। अब कौन सा मामला आ रहा है? दूसरा केस अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग देखते हैं केशवानंद भारती मामला। कौन सा? हम लोग देख लेते हैं केशवानंद भारती, जो कि मैटर आया है कब? यह मैटर आया है सर 1973 में। इस समय पूछा गया कि ठीक है आप तो 1960 में बताए थे, तो अगर प्रस्तावना में कुछ संशोधन करना हो तो संशोधन कैसे किया जाएगा? जब ये भाग है ही नहीं तो इसके लिए क्या विधि अपनाया जाएगा, है ना। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, मेरा वाला पिछला जो निर्णय था वह गलत निर्णय था, संविधान का भाग है। इसमें अपना समझिए सीधा यू टर्न उन्होंने लिया और बताया कि नहीं, वो निर्णय गलत था, संविधान का भाग है। तो पूछता है कि किस वर्ष प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया? तो वर्ष 1973 में, और बताया गया कि ये तो भाग है, ये तो भाग है। ठीक, ये भी प्रश्न पूछेगा कि प्रस्तावना में संशोधन का मामला किस वर्ष उठा। तो किस वर्ष उठा? तो देख लिए कि 1973 में पूछा गया। ये इस बार पूछा गया था भाग है कि नहीं। दूसरा बार पूछा गया 73 में कि संशोधन कैसे करेंगे। तो इन्होंने कहा कि भाग है भाई, भाग है, संशोधन कर सकते हैं आप। ठीक, एक मामला आया था एस.आर. बोमई, कर्नाटक सीएम वाला। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एस.आर. बोमई आप लिख लीजिए, ये तीनों बाद जो है प्रस्तावना से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग तो है ही, उसका आंतरिक हिस्सा है। आंतरिक हिस्सा जैसा शब्द प्रयोग किया है। बहुत डिटेल में मैं जा रहा हूं। मैं मान रहा हूं कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे, लेकिन जो पढ़ने वाले होंगे, जिनको रुचि है पॉलिटी में और जो अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत कॉन्सेप्ट की बात मैं बता रहा हूं। आंतरिक भाग बताया गया है, आंतरिक भाग बताया गया है एस.आर. बोमई वाले मामले में। ये 1994-95 का मामला आएगा। इसमें भी आप लिख लीजिए 1994-95 का मामला ये आता है।
और इसमें कहता है कि ये आंतरिक भाग है, भाग तो है ही, ये आंतरिक हिस्सा है संविधान का। ठीक। एक प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना में, जैसे हमने बात किया कि प्रस्तावना में संशोधन, तो संशोधन हुआ है कि नहीं, कितनी बार हुआ है, कब हुआ है, अगर हुआ है तो क्या हुआ है, तीनों बात याद रखेंगे। तो कितनी बार पूछे, जैसे आपसे पूछे कि संविधान में संशोधन कितनी बार, कितनी बार, तो क्या बताएंगे, एक बार, केवल एक बार, केवल एक बार है भैया सर, केवल एक बार, बस केवल एक बार हुआ है। पूछे कब हुआ है, पूछे कब हुआ है, बताएंगे सर 1976 में। पूछे वह संशोधन कौन सा था, चूंकि अब तो जान गए कि संशोधन किया जा सकता है, तो कौन सा संशोधन था, तो 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42। जी हाँ, ये 42वां 92 मत समझ लीजिएगा इसको, थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, नहीं आप लोग 92 समझ लेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक, क्लियर है, क्लियर है। क्या क्या जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या जोड़ा गया, 3 शब्द इसमें जोड़ा हुआ मिलेगा। समाजवादी, क्या जोड़ा मिला, समाजवादी। ठीक, दूसरा पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता, तीसरा क्या मिला, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए। हम लोग बिल्कुल डिटेल में घुस गए हैं, बिल्कुल डिटेल में घुस गए हैं, यहां से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझ लीजिए तभी निकलिएगा। 3 शब्द। ये प्रश्न पूछता है कि कौन नहीं जोड़ा गया, इसमें एक बंधुत्व घुसेड़ देगा। कैसे याद रखना है, जैसे आपको हमने बताया था न्याय SAR बताया था ना, यहां आपको याद रख लेना है SAP, सांप आपको याद रख लेना है। कह रहे सर संविधान पढ़ा रहे हैं सांप सांप कर रहे हैं, कैसे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, तीनों आपको याद रखना है, सांप, समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बाद में आप ये ना कहिए कि ये छूट गया, ये छूट गया। अब ये 1976 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि हमने संविधान में, अच्छा ये पंथ निरपेक्ष को कहीं धर्मनिरपेक्ष भी मिल जाएगा लिखा हुआ, तो इसको गलत मत समझिएगा। पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष भारत में लगभग दोनों का सेम मतलब है। तो कांग्रेस की सरकार ने कहा कि जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ऐतिहासिक भूल किया था और पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द तो जोड़ा ही नहीं, जोड़ा ही नहीं, और ये काम कांग्रेस ने करके उस संविधान को पूर्ण कर दिया है, जो ऐतिहासिक भूल कर दी गई थी संविधान निर्माताओं के द्वारा। बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया था उन्होंने। हम बता रहे हैं कि एकदम हम लोग गहराई में चले गए हैं। कांग्रेस की सरकार ने यह कहा कि ये ऐतिहासिक भूल थी और उस भूल को सुधारने का कार्य इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। अच्छा ये बताइए 1976 में जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष, क्या उससे पहले भारत जो था वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था? राज्य ही कहते हैं, संविधान में भारत को राज्य ही कहा गया है। तो क्या 1976 में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य बना? ये कांग्रेस की सरकार के द्वारा कहा गया। तो उनको अनुच्छेद 25 से 28 देखना चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रता की बात मूल संविधान में इंक्लूड है। ऐसा नहीं है कि 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया तभी धर्मनिरपेक्ष राज्य बना, नहीं। आप अनुच्छेद 25 से 28 पढ़िए, आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार मानने की स्वतंत्रता है, तो धर्मनिरपेक्ष तो है ही। आपने जोड़ा तब थोड़ी हुआ, आपने तो बस दिखाया कि हाँ
प्रस्तावना में ये चीज है, संविधान में जो है वो प्रस्तावना में मैं इसको इंक्लूड किया हूं, ये चीज है केवल। तो यहां पर ये ध्यान देना है आपको। चलिए, यहां तक क्लियर हो गया। बहुत अच्छे से हम लोग डीप में समझते चल रहे हैं, कोई आपको काटेगा नहीं। ये पढ़ लेंगे, समझिए, इसको पढ़ के आप पढ़ा भी सकते हैं, इतना बेहतरीन तरीके से मैं बताया हूं। चलिए आइए, अब आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, जहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न मिलेगा। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? सीधा प्रश्न पूछेगा, आपको बताना है कि 2 बार। 2 बार देख लेते हैं भैया, 2 बार कब कब हुआ है। अगर नहीं यकीन है तो आपको देखना तो पड़ेगा ना। देखिए 2 बार कब हुआ है। एक बार ये है हम भारत के लोग, एक बार, और दूसरा है भारत को, यानी 2 बार। और पूरा पढ़ लीजिए, आपको कहीं भारत लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बहुत डीप डिटेल क्वेश्चन के बारे में हम लोग चल रहे हैं, है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा? 2 बार हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, 2 बार उल्लेख। आइए, प्रस्तावना में वर्णित समता का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां किया गया है? अच्छा, आपने देखा ना कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 प्रकार की समता का आपने उल्लेख देखा। कहां है ये समता? कितना प्रकार आपने देखा था? 2 प्रकार। प्रस्तावना में तो है ही, और कहां है भाई? तो आप मूल अधिकार पढ़े हैं ना। आप क्या पढ़े हैं भाई? आप पढ़े हैं कि सर मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में आपने पढ़ा है मूल अधिकार। समता का उल्लेख प्रस्तावना में है और साथ ही साथ भाग 3 मूल अधिकार में है। अनुच्छेद 14 से 18 पढ़िएगा, समता या समानता का अधिकार। ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अब पूछे जा रहे हैं कि भैया समता का उल्लेख प्रस्तावना में है, इसके अलावा कहां है? तो क्या बताएंगे? सर मूल अधिकार में है। मैं फिर कह रहा हूं, हम लोग एकदम डिटेल में घुस गए हैं, डिटेल में हम लोग इन कर चुके हैं। चलिए, तो ये चीज जान गए। आइए, प्रस्तावना में, प्रस्तावना के नहीं है यार, प्रस्तावना में है, ठीक। प्रस्तावना में वर्णित न्याय का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा और कहां किया गया है? न्याय तो किया ही गया है प्रस्तावना में। आपने देखा ना कि सामाजिक, आर्थिक और आर्थिक 3 प्रकार का न्याय है। प्रस्तावना के अलावा और कहां न्याय? तो आप जब राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, वहां पर न्याय की बात की गई है, सभी को बराबर न्याय, है ना, या फ्री न्याय और कानूनी सहायता। जब आप राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तो वहां पर आपको न्याय का उल्लेख मिलता है, ठीक। तो फिर कहां मिलता है? डीपीएसपी में। न्याय पूछे तो बताएंगे डीपीएसपी में। यह कौन से भाग में है भैया? तो सर यह भाग 4 में है। देखिए, समता भाग 3 में, न्याय भाग 4 में। चले आगे, चलिए आगे। न्याय कहां से लिया गया है? रूस क्रांति 1917। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय का मतलब किसी भी जाति धर्म विशेष के रूप में किसी से भी भेदभाव नहीं। आर्थिक न्याय का मतलब कि गरीब अमीर सबको बराबर न्याय, ठीक। और राजनीतिक न्याय का मतलब, राजनीतिक न्याय में देखिए 2 चीज आता है। एक तो वयस्क मताधिकार, देख ही रहे हैं कि अगर वोट देना हो तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार है। और किसी या राजनीतिक दफ्तर में ही जाने की बात आए तो वहां भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता है ना। तो राजनीतिक न्याय भी आप जानेंगे 3 प्रकार का। आइए, विचार अभिव्यक्ति, अच्छा आपने पढ़ा ना 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। स्वतंत्रता, यह स्वतंत्रता का उल्लेख प्रस्तावना में तो है ही, प्रस्तावना के अलावा और कहां है? तो देखिए, आप अनुच्छेद 19A पढ़िए, तो विचार या भाषण या अभिव्यक्ति या विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलेगा। तो प्रस्तावना के अलावा 19A में भी इसका उल्लेख है। बारीकी से चीजों को बता रहा हूं, उसको नोट करिए। चलिए, प्रस्तावना में देखिए क्या हो गया, प्रस्तावना में वर्णित बंधुत्व का उल्लेख प्रस्तावना के अलावा कहां किया गया? बंधुत्व मैं बताया था, बंधुत्व तो है। अब आप मूल कर्तव्य पढ़ते हैं, यानी कि 51 क में,
सब नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में आपको मिलेगा। कोई बताने वाला नहीं आएगा, जो नोट करे रहेंगे वही मूल कर्तव्य में आपको मिलेगा बंधुत्व का उल्लेख। क्लियर है? प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? नाम याद कर लीजिए, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा प्रस्तावना के बारे में कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो यहां से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आता है। आइए, प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली या जन्म पत्री है? तो के एम मुंशी, नाम याद रखिएगा, के एम मुंशी जी ने कहा कि भैया यह जन्म कुंडली है या यह जन्म पत्री है। ठीक है, आइए आगे। प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? परिचय पत्र कहने वाले थे N.A. पालकीवाला, नाम है इनका। N.A. पालकीवाला इन्होंने ही प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। याद भी करा देता हूं मैं। P से प्रस्तावना, P से परिचय पत्र और P से पालकीवाला, 3 P मिलाइएगा। देखिए, प्रस्तावना 1 P, परिचय पत्र कहाँ गया, परिचय पत्र 2 P और पालकी वाला 3 P। 3 P आपको याद रखना है, प्रस्तावना, पालकी वाला, परिचय पत्र, आपको याद हो जाएगा। आइए, प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु गणराज्य का भविष्य फल है? भविष्य फल किसने कहा भैया कि प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? तो भविष्य फल भी के एम मुंशी के द्वारा ही कहा गया है। के एम मुंशी के द्वारा ही भविष्य फल या जन्म कुंडली एक ही है दोनों। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए, प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और आभूषण है? सबसे सम्मानित भाग है और आभूषण है, ये कहने वाले थे ठाकुरदास भार्गव। नाम याद रखिएगा, ठाकुरदास भार्गव। आइए, प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि यह कुंजी नोट है? कुंजी नोट अर्नेस्ट बारकर ने कहा था। किसने? अर्नेस्ट बारकर। देखिए यहां पर पहले से ही लिखा है। प्रस्तावना के संदर्भ में यह किसने कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है? किसने कहा? तो यह मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने ऐसा कहा था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, चीजों को समझ। आइए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? आपने देख लिया कि भाग अगर नहीं की बात करें तो नहीं कब तक था? 1973 के पहले तक नहीं था। 1960 में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया था कि भाग नहीं है, लेकिन 73 में एक फैसला आता है केशवानंद भारती वाला मामला और कहा जाता है कि भाग है। यह कब से हो गया है? केशवानंद भारती वाले मामले से, यानी कि 1973 से शुरू हो गया है, भाग है। इससे पहले भाग नहीं था। प्रस्तावना में संशोधन का मामला कब उठा था? तो ये 1973 वाले मामले में ही उठा था, इसी केशवानंद भारती वाले में ही। केशवानंद भारती वाले मामले में ही ये उठा था कि भाग है या नहीं है। तो इतने ही प्रश्न थे। अब आ जाते हैं हम मुख्य पृष्ठ पर और वहां से देखते हैं कि क्या कुछ और हम इसमें जान पाते हैं। तो देखिए, प्रस्तावना के बारे में अब जान गए कि प्रस्तावना का जो स्रोत क्या है भैया, शक्ति का स्रोत संविधान का, संविधान की शक्ति का स्रोत तो भारत के लोग। ठीक ना। अब भारत कैसा देश है, थोड़ा सा और चलते हैं, 5 मिनट और मैं लूंगा। भारत कैसा देश है? तो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब इसके पास सारी शक्तियां हैं। ये आंतरिक फैसले भी ले सकता है और बाहरी फैसले भी ले सकता है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये होता है
कि भैया हमारे पास पावर है कि मैं आंतरिक भी जो फैसला है वो लूं और बाहरी भी जो फैसला है वो लूं। जैसे कि किसी देश को अगर हमारे कब्जे में है तो मैं छोड़ सकता हूं, किसी से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी सीमाओं को छोड़ सकता हूं, पूछने की आवश्यकता है, मतलब फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। ये होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, समाजवादी भारत की जो व्यवस्था है वह समाजवादी है, लेकिन यहाँ गांधीवादी और नेहरूवादी समाजवादी व्यवस्था पर आधारित है ना। वैसा नहीं है कि समाजवादी दो टाइप का आपको पढ़ने को सामान्यतः मिलेगा। एक तो मिलेगा कि अमीर और गरीब का भेदभाव, जैसे गरीब हैं वो संघर्ष करते नजर आएंगे, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, दोनों को बराबर करने का प्रयास किया गया है। तो ये हो गया। तीसरा आता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का मतलब धर्मनिरपेक्ष जैसे 3 प्रकार के राज्य होते हैं। एक होता है नास्तिक राज्य, एक होता है सैद्धांतिक राज्य और एक होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। नास्तिक राज्य में वो किसी धर्म को नहीं मानता है, कहता है भाई कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं, धर्म क्या है, ये होता है नास्तिक राज्य। एक होता है सैद्धांतिक राज्य, उसका फिक्स धर्म होता है, जैसे पाकिस्तान इस्लाम को मानता है, बांग्लादेश इस्लाम को मानता है, श्रीलंका है, ये फिक्स है, ये सैद्धांतिक देश हैं। भारत जो है वह धर्मनिरपेक्ष देश है या राज्य है। इस धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये कतई मत समझिएगा कि राज्य या देश धर्म का विरोधी है, नहीं। अगर आपसे पूछे कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब इनमें से कौन है या नहीं है, तो दे ऑप्शन कि राज्य धर्म विरोधी है। विरोधी नहीं, वो तो विरोधी नास्तिक राज्य है, हम विरोधी नहीं हैं और ना ही हमारा कोई अपना धर्म है, ना नास्तिक है ना सैद्धांतिक है। हम कैसे हैं भैया, तो हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं, मतलब हमारा कोई धर्म नहीं है, जनता का धर्म है और मैं सभी धर्मों का समान मतलब रक्षा करूंगा, पालन करूंगा, सभी धर्म को मानूंगा या सभी धर्म को बढ़ावा दूंगा, किसी को रोकूंगा नहीं। ये होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य, ठीक ना। लोकतांत्रिक मतलब यहाँ का जो मुख्य है वो कौन है, जनता है, जनता के हाथ में है सब कुछ, है ना। 2 तरीके का होता है, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष। भारत में अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में क्या होता है कि हम डायरेक्ट चुन लिए, राजा बना दिए, बैठा दिए। अप्रत्यक्ष में कि हम लोग चुनते हैं मंत्री, विधायक, वो आगे जाकर के चुनते हैं प्रधानमंत्री, वो बनाता है राष्ट्रपति, इस प्रकार से। तो यहाँ अप्रत्यक्ष के है। प्रत्यक्ष जो होता है वो छोटे देशों में होता है, जो फटाक से चुन दिए, फटाक से हटा दिए, ठीक है। गणराज्य मतलब कि भैया वंशानुगत नहीं, जैसे एक बार कोई प्रधानमंत्री बन गया तो अब उसका लड़का बनेगा, अब उसका लड़का बनेगा, नहीं, वंशानुगत नहीं है। यहाँ हम जिसको चुनेंगे वो बनेगा, ना कि राजा का लड़का राजा बनेगा। ये होता है गणराज्य। मैं उम्मीद कर रहा हूं सब कुछ समझते चल रहे होंगे। आइए, सामाजिक, आर्थिक और आंतरिक न्याय में बता चुका हूं। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना, किसी भी आप देवी देवता को मानिए, है ना, किसी भी धर्म में विश्वास करिए, है ना, आप अपने विचार को प्रकट करिए, कुछ भी बोलिए, ये सब आपको स्वतंत्रता है। लेकिन 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 स्वतंत्रता आपको तो मिला है, कुछ भी करने का स्वतंत्रता नहीं मिला है। ऐसा नहीं कि अब आप दारू बेचना शुरू करिए बिना लाइसेंस के, अब अवैध असलाहा बेचना करिए, बंदूक बेचना शुरू करिए, कहिएगा कि हमको तो स्वतंत्रता है, अपने विचार का अपने कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्रता तो दिया है हमारे संविधान में। तो कुछ भी करने का नहीं है, स्वतंत्रता सीमित है, ये भी नोट करिएगा, है ना। अवसर, प्रतिष्ठा की समता आपने देख ही लिया, अखंडता आपने पढ़ ही लिया। ये लागू कब हुआ है, 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ है। बंधुता का उल्लेख आपको मैं बताया कि मूल कर्तव्य में भी मिलता है। तो आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं जान रहा हूं, बट जानकारी इसमें मैं ठूस ठूस के भरा हूं। मैं कोशिश किया हूं हर एक पॉइंट आपको कवर कराऊं। एक चीज और, ये तो मैं सब्जेक्टिव आपको करा दिया, मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा। अगर कहीं कोई पॉइंट छूटा होगा तो ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन में तैयार करूंगा वहां उसको कवर कर लूंगा। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं अच्छे ढंग से तो सारे टॉपिक पर आपको वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा। आप देख रहे होंगे कि पसीना छूट रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग के लिए सब करूंगा। बस मेहनत से इसको देखिए और नोट्स बनाइए। और हाँ, एक चीज और, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पीडीएफ इसका मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए अब मैं इजाजत चाहता हूं, नमस्कार।